पढ़ रहे थे यहाँ पे पॉलिटी। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? पॉलिटी। और पॉलिटी में मैंने स्टार्ट किया था केंद्र राज्य संबंध, और इसमें हमने कई सारी चीजों को समझ लिया था, जैसे कि सामान्य सब परिचय हो गया था। भाग 11 में जो है विधायी संबंध प्रशासनिक संबंध बताया गया है, भाग 12 हो गया था, और हम लोगों ने विधायी संबंध स्टार्ट किया था, और विधायी संबंध में हमने कई सारी चीजों को समझा था। ठीक है, राज्य क्षेत्रीय विस्तार हमने समझ लिया था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या समझना शुरू किया था? विषय की दृष्टि से विधायी शक्ति हमने देखना शुरू किया था, जो कि कंप्लीट हो गया था। अन्य उपबंध भी हम लोग जो है कंप्लीटली देख लिखे थे। और यहाँ पे एक अगला टॉपिक हम लोग देख रहे थे, सूचियों का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ लिस्ट। यहाँ पे हम लोग जो है संघ सूची को थोड़ा सा देखे थे, और बाकी जो है बाकी रह गया था। तो यहीं से क्लास कंटिन्यू करते हैं। कुछ पूछना है तो जल्दी से पूछ लीजिए, यहीं से हम लोग क्लास कंटिन्यू करते हैं। पिछला क्लास यहीं पे एंड हुआ था। कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए जल्दी से। अगर सब कुछ क्लियर है तो वाइट टाइप कीजिए, स्टार्ट करते हैं पढ़ना। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, 90 मिनट का होगा। चलिए, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। एनीवन, कुछ भी पूछना हो जल्दी से पूछ लीजिए। क्लियर है तो वाइट टाइप कीजिए, आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं पूछना है, सब कुछ क्लियर है। हाँ, जो भी बच्चे पहली क्लास है उनका मैं बता दूं कि आपको बीच में से चीजें इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगी। इसकी 2 क्लास हो चुकी है केंद्र राज्य संबंध की, आप उन दोनों क्लास को देख लीजिए, फिर ये क्लास आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, चलिए, और इसका लिंक जो है आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चलिए, तो संघ सूची को एक बार दोबारा से देख लेते हैं, क्योंकि ये आधा अधूरा भी हम लोग देखे थे। एक सेकेंड। देख, तो मैंने बताया था सूचियों का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ द लिस्ट। तो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई। संघ सूची, यूनियन लिस्ट, यहाँ पे कल मैंने बताया भी था, ये रहा यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, 7वीं अनुसूची में। ठीक है, तो इन तीनों ही सूचियों को ढेर सारी क्वेश्चंस बनता है, इन्हीं तीनों सूचियों को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला है संघ सूची। तो कल के क्लास में मैंने बताया था कि इस संघ सूची को जो है प्रथम सूची भी कहते हैं, और इसमें वे विषय हैं जिन पे कानून बनाने की शक्ति जो है सिर्फ संसद के पास है, और इसमें हमेशा वही विषय रखे जाते हैं जो राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आए, या सेना हो, या सशस्त्र बल हो, या युद्ध हो, शांति हो, विदेशों के साथ कैसा संबंध हो, संयुक्त राष्ट्र संघ हो, या अंतरराष्ट्रीय मंचों में संबंधित निर्णय हो, इन सभी का क्रियान्वयन हो, या फिर रेलवे हो, वायु परिवहन हो, डार ताक हो, टेलीफोन हो, संचार या खानों का विनियमन हो, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों के गठन से जुड़े विषय हो, केंद्र या अखिल भारतीय सेवाएं हो, या जनगणना से संबंधित कोई मुद्दा हो, ये सारी चीजें जो है आपको संघ सूची के विषय में नजर आएंगे। फिर मैंने आपको बताया था कि जो हमारा मूल संविधान था, इसमें 97 विषय थी। तो संविधान के लागू होने के बाद इसमें 5 बार संशोधन हुआ, जिसमें से एक बार इसमें से एक चीज माइनस किया गया, तो बच गया कितना? 96। 5 बार संशोधन हुआ, जिसमें से एक बार इसमें से कुछ क्या किया गया? निकाला गया, यानी कि 97 विषय में से एक विषय कम किया गया, और 4 बार इसमें कुछ ना कुछ ऐड किया गया। तो 97 में से 1 गया 96, और 4 बार जोड़ा गया तो 100। तो वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं? 100 विषय। हालांकि संख्या की दृष्टि से आज भी 97 दिखती हैं, क्योंकि जो नए प्रावधान जोड़े जाते हैं वो सब क्लॉज में जोड़े जाते हैं, अलग आर्टिकल्स नहीं होता है, उसी का खंड बना दिया जाता है। ठीक है, यहां तक कल के क्लास में मैंने बता दिया था। और फिर मैंने बताया था कि यहीं पे आप लोग को मुझे बताना था कि संघ सूची में अब तक जो संशोधन हुआ है वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लिखिएगा, संघ सूची में किए गए संशोधनों की सूची निम्नलिखित है। निम्नलिखित है, नोट्स बनाते चलिएगा, इसका नोट्स मैं नहीं दूंगा। निम्नलिखित है, फ्री क्लास पे नोट्स नहीं मिलता है, प्लस क्लास पे नोट्स जरूर मिलेगा। ठीक है, तो संघ सूची में किए गए संशोधन की सूची निम्नलिखित है। पहला संशोधन होता है 6ठे संविधान संशोधन के माध्यम से, 6ठे संशोधन के माध्यम से, और ये कब होता है? 1956 में, 1956 में। इसमें क्या प्रावधान किया जाता है? तो 6ठे संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, एक प्रावधान जोड़ा गया 192 क्लॉज ए, और इस विषय में क्या है? तो समाचार पत्रों से भिन्न अंतरराज्यीय क्रय का विक्रय पे कर लगेगा, यानी समाचार पत्र के अलावा जो अंतरराज्यीय क्रय और विक्रय होता है उस पर टैक्स लगेगा। ये एक नया जो है प्रावधान यहाँ पे जोड़ दिया गया 6ठे संविधान संशोधन 1956 के द्वारा, यानी यहां से एक विषय जोड़ दिया गया,
ठीक है। और आपने समझा था कि जो कर लगाने की शक्ति होती है वो संसद की शक्ति होती है, कल की क्लास में आपने ये वाला पढ़ रखा है, ठीक है। कहाँ गया ये वाला, ठीक है। आर्टिकल 248 क्लॉज 2 बताया था कल, याद होगा। तो उसी शक्ति का उपयोग करने के लिए यहाँ पे क्या कर दिया गया, एक जोड़ दिया गया यहाँ पे। और ये विषय क्या था, तो समाचार पत्र के अलावा अगर अंतर राज्य कोई क्रय विक्रय होता है तो उस पर टैक्स लगेगा और वो टैक्स लगाया जाएगा। तो ये एक विषय लगा दिया गया, जोड़ दिया गया संघ सूची में। दूसरा संशोधन होता है आपको 7वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1956 में ही। इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें जो है एक मतलब विषय था 33, उसको लोप किया गया यानी कि समाप्त कर दिया गया। यानी विषय नंबर 33 जो था, इसमें टोटल 97 विषय थे, तो जो विषय नंबर 33 था यहाँ पे जैसे विषय नंबर 92 में एक जोड़ दिया गया टेक्स वाला, विषय नंबर 92 में क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। ऐसे विषय नंबर जो 33 था ना संघ सूची में, उसको समाप्त कर दिया गया। और इस विषय में था क्या, ये 33वां विषय एक्चुअल में था क्या, तो केंद्र के उद्देश्य के लिए संपत्ति का अधिग्रहण इस संघ सूची से हटा करके समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। तो ये 7वां संविधान संशोधन से किया गया, जिसमें पहली बार संघ सूची से कुछ हटाया गया था और इसको हटा के कहां कर दिया गया, ये वाला संपत्ति का अधिग्रहण वाला सूची, इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। यानी कि संपत्ति का अधिग्रहण जो है, केंद्र के उद्देश्य से लिए गए संपत्ति का अधिग्रहण जो है, अब इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ठीक, तो ये दूसरा संशोधन था जिससे कुछ हटाया गया था। और एक तीसरा संशोधन भी होता है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। इसके माध्यम से क्या होता है, तो इसमें एक विषय था दूसरा, और दूसरे विषय में एक क्लॉज करके जोड़ दिया गया एक विषय। और क्या जोड़ा गया कि किसी राज्य में केंद्र के सशस्त्र बलों की तैनाती से, यानी कि किसी राज्य में जो सशस्त्र बल की तैनाती होगी उस पर कानून बनाने की शक्ति किसको दे दिया गया, संघ सूची को। आर्टिकल विषय नंबर 2 क्लॉज ए में इसको जोड़ दिया गया, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन से, कि किसी राज्य में केंद्र के जो सशस्त्र बलों की तैनाती होगी उस पर कानून कौन बनाएगा, संघ यानी कि संसद, ठीक है। तीसरा संशोधन कब किया गया, 43वें संविधान संशोधन से। कब हुआ, 1982 में। क्या हुआ इसमें, तो इसमें जो है आर्टिकल 92 क्लॉज बी जोड़ा गया, यानी कि ख जोड़ा गया। और क्या किया गया, तो अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाले जो क्या बोलते हैं माल के कंसाइनमेंट पे कर लगाया। कंसाइनमेंट समझते हैं आप लोग, कभी किसी चीज को आप ट्रैक किए होंगे, आपका अगर कुरियर से यानी पोस्ट ऑफिस से कोई चीज आता है तो वहां पे कंसाइनमेंट नंबर दिखता है। जब आपको कोई पोस्ट ऑफिस से कोई चीज आता है ना, तो कंसाइनमेंट नंबर दिया जाता है। तो यही बात है, अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाले माल का जो कंसाइनमेंट पे होता है ना, उसको टैक्स से रिलेटेड यहाँ पे प्रावधान कर दिया गया। ये प्रावधान इंपोर्टेंट नहीं है, मैं बस बता दे रहा हूँ, ये आपको जानने की जरूरत नहीं, बस आपको जानना सिर्फ इतना ही है कि संशोधन कब कब हुआ, संशोधन जो है कब कब हुआ, ठीक है। ये विषय इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं याद रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत भी नहीं है, ठीक है। और एक अंतिम संशोधन हुआ 28वें में। कब हुआ, 2003 में। और इसमें क्या किया गया, तो इसमें भी यही आर्टिकल 19(2) क्लॉज सी जोड़ा गया। और क्या जोड़ा गया, तो सर्विस टैक्स जोड़ दिया गया, यानी सर्विस टैक्स का प्रावधान लाया गया, ठीक है। और ये संघ सूची का विषय है, यानी कि इस पे संसद कानून बनाएगी। तो ये 5 जो हैं संशोधन हुए हैं अब तक संघ सूची में। बस यही जानना है कि जो 5 संशोधन हुए हैं इसमें से किसमें से क्या निकाला गया, तो निकाला गया यानी समाप्त किया गया सिर्फ 7वें संविधान संशोधन से, बाकी सबसे जो है कुछ ना कुछ ऐड किया गया। तो टोटल नंबर ऑफ संशोधन और कौन से संशोधन से जोड़ा गया या घटाया गया, बस इतना याद रखना है। विषय अगर आपको याद रहता है तो वेरी गुड, नहीं रहता है तो आपको इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। मेरा काम था समझाना, मैंने समझा दिया। संघ सूची इतनी ही थी। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए, अभी आप लोग पूछ सकते हैं। सर न्यूज़पेपर पे क्यों नहीं लगता, देखिए न्यूज़पेपर जो है ना उसको मतलब कि सरकार चाहती है कि जितना सस्ता हो सके उतना सस्ता रहे। आप ध्यान से देखेंगे न्यूज़पेपर में कम से कम अगर उसको एक कॉपी के साइज का किया जाए या एक किताब के साइज का पेजेस किया जाए तो कम से कम उसमें देखेंगे 40 से 50 पेज बन जाएगा। और आज के समय में 40 से 50 पेज का एक कॉपी भी खरीदिएगा ना, सादा पेज, वो भी 10 रुपए से कम में नहीं आता है। लेकिन न्यूज़पेपर देखिएगा 7 रुपए, 8 रुपए, 9 रुपए में मिल जाता है। क्यों, क्योंकि सरकार जनता तक जो है ना इस चीज को पहुंचाना चाहती है, जनता को शिक्षित करना चाहती है, जनता को अवेयर करना चाहती है, जनता को बताना चाहती है कि देश में चल क्या रहा है। तो उस पर कभी भी कर नहीं लगाया जाता ताकि वो सस्ता रहे, जनता की पहुंच तक रहे, ठीक है। आगे बढ़े, क्लियर है, कोई डाउट। तो ये सूचियों के परिचय में से आपका पहले से परिचय हो गया संघ सूची से। अब दूसरा सूची है आपका राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट अब क्या है, इसी स्टेट लिस्ट की कहानी, तो इसे जो है द्वितीय सूची भी कहा जाता है।
और ये इसमें वे विषय हैं जिन पे राज्य की विधानमंडल जो है कानून बनाने की शक्ति रखते हैं साधारण स्थिति में, और असाधारण स्थिति में जो है संसद इस शक्ति को उल्लंघन कर सकती है, यानी साधारण स्थिति में नहीं कर सकती है, असाधारण स्थिति में जो है यानी कुछ विशेष परिस्थिति में जो है इसका उल्लंघन कर सकती है। और इस सूची में शामिल अधिकांश विषय वैसे विषय हैं जो क्षेत्रीय या स्थानीय महत्व के हैं, यानी जैसे बिहार के कोई इंपोर्टेंस मुद्दा हो तो यानी ये क्षेत्र विशेष के मुद्दे होंगे, देश हित में नहीं है, ये क्षेत्र विशेष के मुद्दे हो सकते हैं, जैसे यूपी का कोई विशेष मुद्दा हो, महाराष्ट्र का कोई विशेष मुद्दा हो, राजस्थान का कोई विशेष मुद्दा हो, तो इस स्टेट लिस्ट में जो है वही विषय रखे जाते हैं जो क्षेत्र के स्तर पर महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि लोक व्यवस्था, ठीक है, यानी आपके राज्य में कैसा लोक व्यवस्था होना चाहिए ये एक क्षेत्र के ऊपर डिपेंड करता है। पुलिस, आपके राज्य का पुलिस कैसे काम करना चाहिए उस राज्य की जो है क्षेत्र पे लोगों पे ऊपर डिपेंड करता है। स्थानीय शासन, लोकल गवर्नमेंट हो गया, कृषि, कृषि आय पे कर, ये राज्य तय करती है। लोक स्वास्थ्य हो गया, यानी हेल्थ कैसा, हेल्थ सेक्टर में, या स्वच्छता हो गया, या कारागार हो गया, या मादक शराब का उत्पादन और विक्रय, इसीलिए तो बिहार सरकार ने बंद कर दिया। सड़क, परिवहन, भूमि, भवनों पे कर, या सिनेमा, खेलकूद, मनोरंजन, आप देखे होंगे मनोरंजन टैक्स, कई जैसे अभी एक मूवी आई थी केरला स्टोरी, तो एमपी सरकार ने कहा कि हम टैक्स फ्री करते हैं, तो आखिर एमपी सरकार क्यों कर पा रही, क्योंकि इंटरटेनमेंट जो है वो राज्य सूची का विषय है तो वो फ्री कर सकती है। बस में होटल हो गया, धर्मशालाएं हो गई, बाजार हो गया, मेला हो गया, जितनी भी भोग विलासी वस्तुएं होती हैं वो सब जो है राज्य सूची का विषय है, ठीक है, क्योंकि ये क्षेत्र स्तर की जो है महत्व विषय है। क्लियर है, ये देश हित के लिए जरूरी नहीं है, ये क्षेत्र के स्तर की महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अब देखिए यहाँ पे इसके क्या प्रावधान थे, तो जब संविधान बना तो इसमें मूल रूप से 66 विषय थे, 66, ठीक है, जब संविधान बना तो मूलतः इसमें कितने विषय थे, 66 थे। बाद में 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा, ठीक है, इसमें जो है एक विषय हटा दिया गया, विषय नंबर 36वां जो है हटा दिया गया, यानी इसमें एक संशोधन हुआ, 7वां संविधान संशोधन 1956 पहला संशोधन जो हुआ था, और 36 नंबर का जो विषय था उसे हटा दिया गया। जबकि एक 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 जिसमें 4 प्रावधान जोड़ दिया गया, 11, 19, 20 और 29 को जो है हटा दिया गया, सॉरी मैंने जोड़ना बताया, इसमें भी 4 प्रावधान जो है हटा दिया गया। तो एक प्रावधान कब हटाया गया था, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा, फिर से 4 प्रावधान कब हटाया गया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, विषय नंबर 11, 19, 20 और 29, यानी 5 विषय यहाँ पे हटा दिए गए। तो वर्तमान में जो है अगर बात करें तो ये दिखेगी 66 ही, लेकिन एक्चुअल में रह कितनी गई, 5 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 61। तो वर्तमान में राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं, 61। अब आप लोग के मन में अंदर से ये किरकिरी मच रही होगी कि सर कौन सा विषय हटाया गया। बाबू देखिए ये आपकी जरूरत की चीज नहीं है, बस आपकी जरूरत की चीज यही है कि इस पे कानून कौन बना सकता है, इसमें कौन कौन सा विषय शामिल है और किसे कितने विषय को हटा दिया गया। क्लियर है, आगे बढ़े, बताइएगा। जब इंटरटेनमेंट राज्य सूची का विषय है तो बैन और ये अलग कहां से हुआ, ठीक है, आगे बढ़े। तो वर्तमान में 61 विषय यहां पे है, और एक तीसरी सूची कौन सी है, समवर्ती सूची, और यही बहुत महत्वपूर्ण सूची है। यहां से जब भी क्वेश्चन आता है लोग कंफ्यूज ही रहते हैं, और मैंने लिस्ट तो आप लोग को पिछले क्लास में दिखा दिया था, समवर्ती सूची, कनकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो इसे तीसरी सूची भी कहा जाता है, और इसमें शामिल विषयों पे राज्य की विधायिका भी कानून बना सकती है, यानी किसी राज्य का विधानमंडल, और संसद भी इस पे जो है कानून बना सकता है। यानी इसमें वो विषय रखे गए हैं कि संसद चाहे तो संसद कानून बना ले, राज्य चाहे तो राज्य बना ले। तो अगर उसे राज्यों के कानूनों पे आपत्ति है, किसे, संसद को, ठीक है, अगर उसे राज्यों के कानून पे आपत्ति है यानी संसद को, तो वह स्वयं कानून बनाए जो सभी राज्यों पे लागू होगा। और इस सूची के प्रमुख विषय में क्या क्या है, जैसे कि जो ये पिनल कोड होता है, दंड विधि या दंड प्रक्रिया संहिता यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो होता है, या लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनिवार्य सेवाएं को बनाए रखने के लिए निवारक निरोध जो है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। तो जैसे विवाह हो गया, या विवाह से संबंधित जो तलाक होता है जिसे विच्छेद कहते हैं, एक्चुअली तलाक शब्द जो है ये मुस्लिम समुदाय से आता है, हिंदू में जो है तलाक शब्द का उपयोग नहीं किया जाता है, विच्छेद शब्द का उपयोग किया जाता है, विच्छेद। अच्छा आप लोग को ये पता है कि नहीं, तलाक शब्द जो है ये हिंदू समुदाय में नहीं आता है, हिंदू समुदाय में तलाक विच्छेद होता है। क्या होता है, विवाह विच्छेद कहते हैं, यानी आपको अगर तलाक का यूज करना है तो आपको कहना पड़ेगा कि हमें विवाह विच्छेद करना है, ठीक है। आप अगर तलाक कहते हो तो सामने वाला व्यक्ति आपको मुस्लिम समझेगा, ठीक है, तो इसे विवाह विच्छेद कहते हैं। तो विवाह विच्छेद हो गया, या फिर बच्चों को गोद लेना हो गया, या कृषि भूमि से अन्य भूमि का स्थानांतरण हो गया, या फिर सिविल प्रोसीजर कोड हो गया, वन हो गया,
वन्य पशु एवं पक्षियों का संरक्षण हो गया, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम हो गया, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा, श्रमिकों का कल्याण, ये सब जो है समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, जन्म मृत्यु का पंजीकरण, विद्युत, ये सब समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, तो ये लिस्ट मैंने आप लोगों को यहाँ पे कल ही दिखा दिया था, आप लोग इसे देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना हो तो लेके लिख लीजिएगा, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कहाँ गया जी वो लिस्ट, वो लिस्ट कहाँ गया, मैं दिखा देता हूँ वो लिस्ट, अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। हाँ देखिए, ये रहा आपके संघ सूची का विषय जो महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। और ये रहा आपका राज्य सूची के महत्वपूर्ण विषय, याद रखिएगा। और ये रहा समवर्ती सूची का महत्वपूर्ण विषय, इसे याद रखिए। ठीक है, तो आपको ये ऐसे इट जो है याद रखना है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट पे। ठीक है, तो जब मूल संविधान बना तो इसमें टोटल समवर्ती सूची में 47 विषय थे। कितने विषय थे? 47 थे। बाद में इसमें 5 विषय जो है संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी जा चुकी है। तो वर्तमान में जब 5 विषय जोड़ा गया तो 47 और 5 कितना हो जाएगा? 52, यानी कि 52 विषय है। हालांकि अंतिम विषय की क्रम संख्या अभी भी 47 ही है, यानी टोटल मैंने कहा ना, ये जो 5 को जोड़ा गया वो क्लॉज में जोड़ा जाता है, तो अभी भी 47 ही दिखेगा। तो संशोधन के माध्यम से इस सूची में क्या क्या परिवर्तन किए गए, तो इसका संशोधन इंपॉर्टेंट है, तो जो इंपॉर्टेंट है मैं खुद आपको बताऊंगा। अरे उड़ गया, उड़ गया। ठीक है, चलिए मैं यहां लिखता हूं समवर्ती सूची में संशोधन। ठीक है, डिलीट हो गया गलती से। ठीक है, यहां पे लिखिएगा लास्ट में एक लाइन, क्या लिखिएगा? संशोधन के माध्यम से इस सूची में क्या क्या परिवर्तन किए गए, लिखिए निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। परिवर्तन किए गए, यार किए गए गलत लिखा है, लिखने के बाद पता चलता है कि गलत है। किए गए, देखिए पहला, पहला क्या संशोधन किया गया? तो पहला संशोधन किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और इसमें क्या किया गया? तो विषय संख्या 11 क्लॉज ए जोड़ा गया, और इसका विषय क्या था? तो न्याय, प्रशासन, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अलावा शेष सभी न्यायालयों का गठन और संगठन जो है समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। क्या क्या? न्याय, प्रशासन, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अलावा शेष सभी न्यायालयों का गठन और संगठन जो है समवर्ती सूची में ऐड कर दिया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। दूसरा संशोधन किसमें किया गया? विषय संख्या सॉरी मैंने 42वें संविधान संशोधन से ही दूसरा परिवर्तन किया गया, 17वां क्लॉज ए जोड़ा गया। इसका विषय क्या था? वन, जिसे जोड़ दिया गया समवर्ती सूची में। फिर 17वें इसी विषय में 17 क्लॉज बी जोड़ा गया, इसमें वन्य जीव जंतु और पक्षियों का संरक्षण जोड़ दिया गया। फिर इसी में एक और संशोधन किया गया 42वें से ही, क्या जोड़ दिया गया? 20 क्लॉज ए जोड़ दिया गया, जिसका विशेष है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। फिर विषय संख्या 25 में क्या जोड़ दिया गया? इस शिक्षा को शामिल किया गया, इसके अंतर्गत तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, विश्वविद्यालय भी शामिल है। ठीक है, तो इससे पहले शिक्षा राज्य सूची का विषय था, अब इसे समवर्ती सूची बना दिया गया। फिर विषय संख्या 33 ए जोड़ा गया, यानी 33 क्लॉज ए जोड़ा गया, जिसका विषय था बाट, माप या मानकों का नियत किया जाना शामिल नहीं है, ये जोड़ा गया। ठीक है, तो नियत करना यानी इसका कितना ग्राम बराबर कितना क्या होगा ये नहीं है, बल्कि बाट और माप इसको जोड़ा गया, लेकिन मानकों का नियत किया जाना नहीं जोड़ा गया। ठीक है, तो ये सारे संशोधन किए गए 42वें संविधान संशोधन से, इतने प्रकार की चीजें जोड़ दी गई, एक संशोधन से इतनी चीजें जोड़ दी गई, इतना विषय जोड़ दिया गया। इसके अलावा तीसरा संविधान संशोधन होता है 1954 में, ठीक है, 1954 में। फिर सातवां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भी समवर्ती सूची में कुछ परिवर्तन किए गए, यानी कि तीसरा और सातवां। और क्या किया गया? तो इसमें कुछ मतलब कि नया नहीं जोड़ा गया, अनाप पुरानी को हटाया गया। दोनों संशोधनों के द्वारा कुछ विषय को नए सिरे से लिखा गया, यानी कि बात को नए तरीके से लिख दिया गया। तो तीसरे संशोधन से जो है 33 की भाषा को बदला गया, जबकि सातवें संविधान संशोधन से 40 और 42 की भाषा को बदल दिया गया। तो जब ये भाषा आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये समवर्ती सूची के मुख्य जो है परिवर्तन थे। क्लियर है? मतलब संशोधन थे। ठीक है, 42वां, तीसरा और सातवां क्या क्या परिवर्तन हुआ मैं आपको बताया। देखिए यहाँ पे आपको इसके डेप्थ में नहीं जाना है कि कौन सा विषय क्या जोड़ा गया क्या घटाया गया, इतना नहीं पूछेगा। आपको संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची तीनों के कुछ महत्वपूर्ण विषय पता होना चाहिए। समवर्ती सूची में कौन कौन सा संशोधन हुआ है ये पता होना चाहिए, कितने संशोधन हुए ये पता होना चाहिए, कितने विषय वर्तमान में है, कितने विषय मूल में थे ये पता होना चाहिए। बस आपके क्वेश्चन इतने से ही बन जाएंगे। क्लियर है?
क्लियर है? अब देखिए, अब यहां से एक मीन्स का जो है मुद्दा निकल के आता है। आपने अभी तक देखा विधायी संबंध, और विधायी संबंध में मैंने आपको लगभग सारी बातें बता दिया। यहाँ पे देखिए क्लास 1 में चलते हैं, और मैंने विधायी संबंध यहां से स्टार्ट किया था और बताया था कि भाग 11 में प्रथम अध्याय में विधायी संबंध दिया गया है 245 से लेकर 255 में। तो 245 भी आपको बता दिया हूं, 246 भी बता दिया हूं, 248 भी आपको बता चुका हूं। 247 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना को बंद करने की संसद की शक्ति देता है, तो 247 भी आप यहाँ पे समझ लिए हैं। ये सारे आर्टिकल्स आप समझ चुके हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजों को यहाँ पे आप समझ चुके हैं। तो यहाँ से एक चीज निकल के आता है, और वो मुद्दा क्या निकल के आता है कि सूचियों के निर्वचन के सिद्धांत क्या है, यानी सूचियों को कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारा विवाद होता है, तो एक टॉपिक के रूप में लिख लीजिएगा, सूचियों के निर्वचन के सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लिस्ट, यानी जो ये 3 सूची आपने पढ़ा उसकी व्याख्या को लेकर हमेशा विवाद होता है। ठीक है, तो विभिन्न सूचियों में चाहे कितनी भी सावधानी से विषय शामिल किए जाए, ये संभव नहीं है कि उनकी व्याख्या या निर्वचन को लेकर जो है विवाद ना। तो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष केंद्र और राज्यों के ऐसे विवाद प्राय आते रहे हैं। तो न्यायालय ने विभिन्न मामलों में कुछ सिद्धांत निश्चित किए हैं जिनके आधार पर सूचियों का निर्वचन किया जाता है, यानी कि व्याख्या किया जाता है। और इन सूचियों के व्याख्या से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत हैं? तो पहला सिद्धांत है जिसे कहते हैं संघ की सर्वस्वता की सिद्धांत। संघ की सर्वस्वता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी। हेडिंग से ही आपको समझ में आ गया होगा संघ की सर्वस्वता का सिद्धांत का मतलब, यानी इसका अर्थ है कि अगर कभी संसद और राज्य की विधियों में विरोध होता है तो न्यायालय संसद की विधियों को प्राथमिकता देगा। तो आर्टिकल 246 के पहले तीनों खंडों की भाषा को अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, और मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था आर्टिकल 246 को, मैं दोबारा से दिखा देता हूं। ठीक है, आर्टिकल 246 को अगर ध्यान से अगर आप पढ़े होंगे, यहाँ पे जो मैंने ये बातें लिखवाया था, ठीक है, तो ये बातें अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे मैंने एक चीज स्पष्ट कर दिया होगा कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश है कि संघ की सर्वस्वता का सिद्धांत तभी प्रयोग किया जाना चाहिए जब कोई दूसरा रास्ता ना हो, यानी कोशिश करनी चाहिए कि किसी कानून को खारिज ना करना पड़े। और उसने निर्देश दिया है कि संघ की सर्वस्वता के सिद्धांत का प्रयोग करने से पहले हमें 3 सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने सीधे कह दिया कि देखो बबुआ, संघ के सर्वस्वता तो मान लेंगे हम कि जब भी केंद्र और राज्य के कानूनों में टकराव होगा तो हम संघ को सर्वस्वता देंगे, और ये आर्टिकल 246 की बातों से आपको स्पष्ट भी होता हुआ नजर आएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, ऐसा आप तभी करेंगे जब आपके पास कोई विकल्प ना हो, तो कोशिश करना चाहिए कि किसी कानून को खारिज ना करना पड़े। और उसने निर्देश दिया कि संघ की सर्वस्वता के सिद्धांत का प्रयोग करने से पहले उसे 3 सिद्धांतों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो वो कौन कौन से 3 सिद्धांत थे कि पहले उन तीनों सिद्धांत को ट्राई करना चाहिए। अगर वो 3 सिद्धांत काम कर गए तो वेरी गुड, नहीं करेगा तो फिर संघ की सर्वस्वता तो है ही। तो पहला, व्यापकतम अर्थ का सिद्धांत, व्यापकतम व्यापकतम अर्थ का सिद्धांत, इंग्लिश बताऊंगा चिंता ना कीजिए, का सिद्धांत, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ वाइडेस्ट। ठीक है, वाइडेस्ट वाइडेस्ट मीनिंग। अब ये कहना क्या चाहता है सुप्रीम कोर्ट इस सिद्धांत के माध्यम से? व्यापकतम यानी वाइडेस्ट यानी बृहद। तो इसका अर्थ है कि प्रत्येक विषय की व्याख्या सर्वाधिक व्यापक अर्थ में की जानी चाहिए ताकि अवशिष्ट शक्तियों के प्रयोग की जरूरत कम से कम पड़े। यानी अवशिष्ट शक्तियां मतलब क्या है? जो संघ सूची और समवर्ती सूची, सॉरी राज्य सूची और जो समवर्ती सूची दोनों में शामिल नहीं है, वैसे विषय को अवशिष्ट शक्तियों में रखा जाता है। और अवशिष्ट शक्तियों पे शक्ति, कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें व्यापकतम अर्थ का सिद्धांत को फॉलो करना चाहिए, यानी कि प्रत्येक विषय की व्याख्या सर्वाधिक व्यापक होनी चाहिए ताकि हमें अवशिष्ट शक्तियों के प्रयोग की जरूरत ही ना पड़े। तब भी व्याख्या इतनी व्यापक नहीं होनी चाहिए कि वो अन्य विषय के क्षेत्र में दखल देने लगे। अब
सिंपल सी बात है कि अगर मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करूं तो जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, अगर मैं चाहूं उसको इकोनॉमिक्स से रिलेट करने के लिए तो रिलेट कर दूंगा कि नहीं, कि ये विषय जो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। अगर मैं बहुत डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन करूं तो मैं इसे चाहूं इस विषय को हिस्ट्री से रिलेट कर दूंगा। अगर मैं बहुत ज्यादा कोशिश करूं तो कहीं ना कहीं जबरदस्ती से मैं ज्योग्राफी से भी लिंक कर दूंगा। तो एक होता है शब्दों को इतना ना डिटेल में उसको व्यापकता कर दो कि आप कुछ भी कर लो। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि व्याख्या इतनी भी व्यापक नहीं होनी चाहिए कि यह अन्य विषय के क्षेत्र में दखल देने लगे। यानी व्यापक होना चाहिए कि हमें अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग ना करना पड़े, लेकिन इतना भी व्यापक नहीं होना चाहिए कि अन्य विषय के क्षेत्र को क्या कर ले, दखल देने लगे। तो ये व्यापकतम अर्थ का सिद्धांत था। क्लियर है? कोई दिक्कत? एनीबॉडी? दीपिका जी, समवर्ती सूची में अलग अलग स्टेट एक ही विषय पे अलग अलग कानून बना सकते हैं। जैसे शराब क्या है, शराब का जो मुद्दा है वो क्या है, स्टेट लिस्ट का जो है मुद्दा है। तो बिहार सरकार ने शराब को अपने राज्य में क्या कर रखा है, प्रतिबंध कर रखा है। जबकि यूपी ने क्या कर रखा है, कहा कि नहीं भैया बेचो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो संघ सूची सॉरी राज्य सूची के विषय पे अलग अलग विषय हैं। राज्य सूची में जो भी विषय हैं तो यूपी मन करे तो उसके जो मन करे कानून बनाए, बिहार जो मन करे बनाए, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग बना सकते हैं। देख लिया दीपिका जी, यही सवाल था ना? आगे बढ़े। चलिए, तो एक तो ये था। दूसरा दूसरा सिद्धांत क्या दिया गया, समन्वयकारी। हाँ यार, यहाँ से एक चीज सुबह की क्लास में मैं बता रहा था, उसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूं। मैं सुबह की क्लास में कुछ बता रहा था और इरर हो गया। मैं वहां पे एक्सप्लेन क्या करना चाहता था, ये भी व्यापकतम अर्थ के सिद्धांत से ही रिलेटेड है। देखिए, तो मैं महाभारत की एक छोटी सी कहानी बता रहा था कि जो भीम है, भीम ने दुर्योधन की जंघा पे जो है क्या किया, वार किया। ठीक है। और दुर्योधन के गुरु कौन थे, बलराम। कौन थे, बलराम। और बलराम के छोटे भाई यानी कौन थे, कृष्ण। तो हुआ ये कि जब भीम ने दुर्योधन को क्या किया, युद्ध की नीति के तहत बाहर जाके जंगा पे वार करना अलाउड नहीं रहता है, इन्होंने वार किया। तो जब ये गुरु बलराम आए कहें कि हम भीम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें मार देंगे, तुमने मल्ल युद्ध को जो है बदनाम कर दिया वगैरह वगैरह। तो जब ये युद्ध करने जा रहे थे भीम से, तो यहाँ पे श्री कृष्ण ने एक स्टेटमेंट उपयोग किया। और क्या उपयोग किया, तो इन्होंने कहा, कृष्ण ने, कि भैया आपने तो प्रतिज्ञा लिया है कि आप युद्ध में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कौरव और पांडव के युद्ध में, फिर आप क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो बलराम ने कहा कि इसने युद्ध किना के नियम को तोड़ा है और इसके लिए मुझे अगर नियम तोड़ने पड़े तो मैं नियम तोड़ूंगा। तो कृष्ण ने कहा कि भैया आप बताइए, दुर्योधन ने जब धर्म तोड़ा तो भीम ने धर्म के अगेंस्ट जाके अगर उसका पैर तोड़ा तो क्या गलत हुआ। जब आप धर्म को स्थापित करने के लिए धर्म तोड़ सकते हो, तो भीम ने धर्म को स्थापित करने के लिए अगर नियम तोड़ा तो क्या गलत है। और यहाँ पे बलराम जो है चुप हो गए। यानी इसी को कहते हैं एक्सप्लेनेशन। यानी कि आप किसी चीज को इतना बृहद स्तर पे एक्सप्लेन कर दो कि फिर कुछ बचता ही नहीं। खैर, उसको हम कल सुबह की क्लास में कोरिलेट करेंगे। यहाँ आते हैं, ये चीजें समझ में आई आप लोगों को? ठीक है। अब चलिए दूसरा सिद्धांत देखते हैं, समन्वयकारी निर्वचन का सिद्धांत। इसके बोलते हैं क्या बोलते हैं, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। ठीक है, लिख लीजिएगा, जगह नहीं है। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, हार्मोनियस, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या होता है समझिएगा। तो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, इसका अर्थ है कि जहां तक संभव हो दोनों सूचियों की विरोधी प्रतीत होने वाली विषय को साथ साथ पढ़कर उनमें संगति बैठाने का प्रयास किया जाना चाहिए। अगर दोनों विषय में किसी भी तरह का संगति ना बैठाई जा सकती हो तो ही संघ की सर्वस्था के सिद्धांत का उपयोग किया जाना चाहिए। यानी हमें प्रयास करना चाहिए कि संघ के द्वारा बनाया गया कानून और राज्य के द्वारा बनाया गया कानून को कैसे हम समन्वय कर सकें, कैसे उसको दोनों को साथ साथ जो है समन्वित कर सके।
अगर समन्वित नहीं हो पाए तब हम संघ की सर्वस्था के सिद्धांत का उपयोग करें। तो ये था समन्वयकारी निर्वचन का सिद्धांत। ये हमें कोशिश करना चाहिए दोनों को पहले संगत में लाने का। और तीसरा दिया गया जिसे कहते हैं अनुसंगी। देखिए ये पूरी डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूं, इतनी डिटेल में आप लोगों को आवश्यकता तो है नहीं, बट फिर भी मैं बता रहा हूं। अनुसंगी शक्तियों का सिद्धांत, ठीक है, इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंसिलरी पावर्स। तो मैं यहां लिख देता हूं डॉक्ट्रिन ऑफ एनसिलरी पावर्स। क्या होता है समझिएगा। यानी इसका अर्थ है कि किसी विषय का निर्वचन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि उस विषय से जुड़े जो एनसिलरी विषय है यानी अनुसंगी विषय है, ठीक है, उसमें शामिल हो जाए। जैसे एग्जांपल से इसको समझिएगा। अगर विषय में भूमि विषय है तो इसमें निहित है कि विधानमंडल कृषि सुधार, भूमि नियोजन, नगर नियोजन जैसे विषयों पे कानून बनाने में सक्षम है, ठीक है। यानी उससे जो नहीं कहते हैं सब पार्ट्स, जैसे मतलब कैसे बताऊं मैं, कभी कभी ना शब्द नहीं मिलते। जैसे मैंने भूमि का एग्जांपल लिया, तो अब विधानमंडल कृषि सुधार भी इससे बना सकता है क्योंकि भूमि से रिलेटेड है, भूमि नियोजन भी कर सकता है, नगर नियोजन भी कर सकता है। यानी भूमि से ही कई सब पार्ट नहीं निकल जाता है। अनुसंगी शक्ति, अनुसंगी मतलब उससे रिलेटेड शक्तियां प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो ये अनुसंगी शक्तियों का सिद्धांत दिया गया। जब ये तीनों काम ना करती है तब संघ की सर्वस्था को स्वीकार किया जाता है, ठीक है। जब ये तीनों काम नहीं करती हैं तब जो है क्या किया जाता है, संघ की सर्वस्था का सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो ये तो अभी मैंने आपका एक सिद्धांत बताया, सर्वस्था का सिद्धांत। और सर्वस्था के सिद्धांत के लिए, संघ की सर्वस्था का सिद्धांत के लिए ये तीन सिद्धांत आपको पढ़ना पड़ा। एक है सार और तत्वों का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ पीथ एंड सब्सटेंसेस, उसको भी लिखना है, ये छोड़ दूं, आवश्यकता है नहीं, बट फिर भी आप लोग कहेंगे तो मैं बता दूंगा। सार और तत्वों का सिद्धांत, ये सब पूछेगा नहीं जितना डिटेल में, ठीक है। तो ये क्या कहता है, सार और तत्वों का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत का प्रयोग वहां किया जाता है जहां किसी विधि के कुछ हिस्से अपने क्षेत्र का अतिक्रमण करके दूसरे विधानमंडल के क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे मुद्दों पे कहा है कि चूंकि कोई भी कानून कई पक्षों से जुड़ा होता है, इसलिए ये पूरी तरह संभव नहीं होता कि कानून का हर पक्ष जो है विधानमंडल की विधायी सीमाओं के भीतर ही रहे। उसका कोई ना कोई पक्ष अपने क्षेत्र से बाहर निकल ही जाता है। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय को यह देखना चाहिए कि उस कानून का सार तत्व क्या है, यानी उस कानून का मूल लक्ष्य क्या है, मूल उद्देश्य किस विषय से संबंधित है और वो विषय किस सूची में है, यानी मूल बातें क्या है, ठीक है। मूल उद्देश्य क्या वो किसी राज्य के विधानमंडल को बाधित करना है कि वो अपने राज्य के लिए बनाया गया है, गलती से किसी राज्य को उससे प्रभावित हो जाता है। तो यदि कानून का सार तत्व विधानमंडल की विशेष सूची से सुसंगत है तो उसको वैध घोषित किया जाना चाहिए, भले ही उसका कोई हिस्सा, छोटा सा हिस्सा यानी आनुषंगिक पक्ष किसी दूसरे विधानमंडल की आदरिकता में आने वाले विषय से को छूता हो, ठीक है। तो इसके अलावा अगर अतिक्रमण की मात्रा और प्रभाव बहुत कम हो तो उसे महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये था सार तत्वों का सिद्धांत। क्लियर है, बताइए सार तत्वों का सिद्धांत क्लियर है। क्लियर है, बताइए क्लियर है। अब हम देखते हैं एक और सिद्धांत यहां से है। मतलब कितना सिद्धांत बताऊंगा यार, थक जाऊंगा, रहने दीजिए। दो सिद्धांत काफी है, नहीं आएगा इससे ज्यादा, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं आएगा, आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ये पूर्णतः यूपीएससी का है, दो को जान गए ना, दो को काफी है, दो को जान गए काफी है, नहीं आएगा इससे ज्यादा, ठीक है। अब यहाँ से एक और सिद्धांत है जो कि बहुत सिद्धांत कह रहा हूं, एक यहाँ पे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था, और मैंने क्या कहा था, कहाँ गया वो, दिखाता हूं कहाँ गया। हाँ, यहाँ मैंने बताया था स्टेट लिस्ट, और यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि साधारण परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय पे राज्य का विधानमंडल कानून बनाने की अनन्य शक्ति रखता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकता है। ये बात मैंने कहा था। तो वो कौन सी परिस्थिति होती है, वो आपका अब अगला टॉपिक है, यहां लिख लीजिएगा। क्या, राज्य सूची पर संसद के द्वारा बनाया जाने वाला कानून, ठीक है।
राज्य सूची पे संसद के द्वारा कानून बनाया जाना। ठीक है, देखिए, तो कहा जाता है कि भारतीय संविधान संघात्मक होने बाद भी संकट में एकात्मक हो जाता है, और ये चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। तो इसका प्रमाण ये है कि संकट की यानी कि विशेष स्थितियों में राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने की जो शक्ति केंद्रीय विधानमंडल यानी संसद को प्राप्त हो जाती है, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि भारतीय संविधान संघात्मक होने के बाद भी एकात्मक हो जाता है। तो ये किस परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है? इसी परिप्रेक्ष्य में कि कुछ विशेष परिस्थिति यानी संकट की स्थिति में राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने की शक्ति किसे प्राप्त हो जाती है? केंद्रीय विधानमंडल यानी कि संसद को प्राप्त हो जाती है। तो संविधान के कई अनुच्छेद उन परिस्थितियों का उल्लेख करते हैं जिसमें संसद को यह शक्ति हासिल हो जाती है। तो आप यहां पे एक पॉइंट लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा? ठीक है, क्या लिख लीजिएगा? संविधान के यार सुबह से मैं 4 लीटर पानी पी गया। मैं डेली 10 लीटर पानी पी जाता हूँ, पता नहीं यार कितना पानी पीता हूँ। मेरा गिलास इतना है कि एक बार में 750 ग्राम पानी लगता है इसमें। अब बोतल ऐसा है कि 1 लीटर से ज्यादा पानी लगता नहीं इसमें, और एक ग्लास में मैं लगभग 1 लीटर पानी पक्का पी जाता हूँ। देखिए, तो मैं लिख रहा था कि संविधान के, ठीक है, कई अनुच्छेद में आप लोग भी गर्मी के दिनों में खूब दबा के पानी पीजिए। खाना कम खाएंगे चलेगा, लेकिन गर्मी के दिनों में पानी में कमी नहीं कीजिएगा, जितना ज्यादा पी सकते हैं जरूर पीजिएगा। तो संविधान के कई अनुच्छेदों में उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिनमें संसद को यह शक्ति हासिल हो जाती है। कौन सी शक्ति? स्टेट लिस्ट पे जो है संसद को कानून बनाने की। ठीक है, और ऐसे उपबंध निम्नलिखित है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 ऐसे लिखते जाइए। ठीक है, तो पूरा मैटर क्या हो गया जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि भारतीय संविधान संघात्मक होने के बाद भी संकट में एकात्मक हो जाता है। इसका प्रमाण क्या है कि संकट यानी कि विशेष स्थितियों में राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने की शक्ति जो है केंद्रीय विधानमंडल यानी कि संसद को प्राप्त हो जाए। इसके बाद अगला लाइन ये ऐड कर लीजिएगा कि संविधान के कई अनुच्छेद में उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिनमें संसद को यह शक्ति हासिल हो जाती है कि ऐसे उपबंध निम्नलिखित है। और ऐसा कौन कौन सा उपबंध है? तो देखिए, पहले उपबंध को आप लिख लीजिएगा, राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर। यार गर्मी हावी हो गया है। राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर क्या लिख रहा हूं, क्या लिखा रहा है, बोल कुछ रहा हूं लिखा कुछ रहा है। प्रस्ताव के आधार पे तो आर्टिकल यहां पे एक लिख लीजिएगा 249। ठीक है, तो संविधान का आर्टिकल 249 में एक विशेष व्यवस्था की गई है जिसके तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के किसी विषय पे कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है यानी अधिकार दे सकती है। और इस अनुच्छेद के कई क्लॉज जो हैं वो बताते हैं इस बात को। तो इस अनुच्छेद का आर्टिकल 249 का क्या क्या प्रावधान है जो स्पष्ट करता है? तो इसमें पहला प्रावधान है क्या कि अगर राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 समर्थन से यह संकल्प पारित करते कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची के शामिल किसी विषय में विधि बनाए, तब वो संकल्प प्रवृत्त है और तब तक संसद भारत के या किसी भाग के लिए उस विषय पे विधि बना सकती। तो ये हो गया पहला हिस्सा, वो परिस्थिति जिसपे राज्य सूची के विषय पे संसद कानून बना सकती है। और दूसरा कि ऐसा संकल्प किसी ऐसे अवधि तक लागू रहेगा जो उस संकल्प में बताया गया, किंतु ये अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। ठीक है, ये कंफर्म है। ठीक है, 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। दूसरा तो ये था 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। तीसरा कि राज्यसभा जितनी बार चाहे
उस विधि से इस संकल्प को आगे बढ़ा सकती है, और हर बार संकल्प का विस्तार 1 वर्ष के लिए ही होगा, यानी एक बार में 1 वर्ष के लिए ही इस संकल्प को विस्तार किया जा सकता है, और 1 वर्ष की गणना उस तिथि से आरंभ होगी जिस दिन से यह संकल्प लागू नहीं रहता। ठीक है, यानी पूर्ववर्ती संकल्प लागू नहीं रहता। ठीक है, तो कुल मिला के ये है पूरी कहानी आपकी। और ऐसा संकल्प जो है लागू नहीं रहने पे संसद के द्वारा निर्मित विधि जो है 6 महीने की अवधि पूरी होते ही समाप्त हो जाती है। अगर ऐसा संकल्प जो है मतलब कि उसको दोबारा से पारित नहीं किया जाता ऐसा संकल्प, तो ये 6 महीने के अंदर ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाए अगर संकल्प पारित नहीं किया गया। तो ये 3 मुद्दे हैं यहाँ पे आपको जानने के। ठीक है, आर्टिकल 249। अब यहाँ पे जानना चाहे तो एक चीज और ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा, कि जिस समय राज्य सूची के विषय पे संसद के द्वारा निर्मित कानून लागू रहेगी, उस दौरान राज्य विधानमंडल को भी शक्ति होगी कि वो उस विषय पे विधि पारित कर सके, लेकिन राज्य विधानमंडल की विधि उस मात्रा तक अपरिवर्तनीय होगी, यानी लागू नहीं होगी जहां तक वो संसद के द्वारा निर्मित विधि के विरोध में। ठीक है, तो बना सकती है लेकिन उसके विरोध में अगर कोई नीति बनाती है तो वो लागू नहीं होगा। ठीक है, तो ये पहला स्थिति था जब राज्य सूची के विषय पे संसद कानून बना सकती है। क्लियर है, ये पहली स्थिति, और ये तो आप लोग बहुत पहले से जानते होंगे। रुचि जी, आपको दूसरे को ज्ञान देने की बहुत आवश्यकता है क्या? कोई क्लास में आके कुछ भी पूछ रहा है और आप लोग को क्या लगता है, मुझे कमेंट दिखाई नहीं देता है? हद है यार, दूसरे की बातों को यहाँ पे रिप्लाई नहीं करना है। ठीक है, अपने पढ़ाई पे फोकस रखिए। और कुछ मेरे विद्यार्थी, मतलब मैं क्या कहूँ, एकदम दिमागी नहीं है। मेरे पुराने विद्यार्थी, मैंने बताया है ऐसे समय में क्या करना चाहिए, लेकिन उनको मुझे लगता है ना हर चीज लिखवाना पड़ेगा। कि देखो, एक कहानी सुने आप लोग कि गुरुजी ने अपने शिष्यों को बहुत कुछ पढ़ाया, आज जब गुरुजी पानी में डूब रहे थे तो शिष्यों ने कहा क्या कि गुरुजी आपने तो लिखवाया ही नहीं था कि जब गुरुजी पानी में डूबेंगे तो उनको बचाना भी चाहिए। यहाँ पे मुझे ना अपने कुछ विद्यार्थी ऐसे ही नजर आते, पुराने विद्यार्थी की बात कर रहा हूँ जो पिछले 3 साल से पढ़ रहे हैं। ऐसे कमेंट पे क्या रिप्लाई करना चाहिए उनको पता ही नहीं चलता। चल, रहने देते हैं, आज इसके आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है, इस टॉपिक को आगे कल कंटिन्यू करेंगे। राज्य सूची पे संसद के द्वारा कानून बनाया जाना, इसमें कई परिस्थितियां हैं जिसमें से एक परिस्थिति मैंने बता दिया, राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पे। ठीक है, बाकी 2-3 परिस्थिति और हैं, जैसे कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा के दौरान आर्टिकल 251 में क्या क्या बताया गया है। तो ऐसे भी ढेर सारे नियम है अंतरराष्ट्रीय करारों को लागू करने के लिए, कई ऐसी चीजें हैं राष्ट्रपति शासन के दौरान। तो ये सारी चीजें मैं कल बताऊंगा। ठीक है, रहने देते हैं।